हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। जैसा कि साथियों अभी आपकी क्लास काफ़ी टाइम से हो नहीं पाई है, तो उसका एक रीज़न था कि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से, 10-15 दिन 10 दिन हो गए समथिंग। इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज से हम आपकी क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा था कि हमने 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए थे। एक आपका वर्णमाला था और दूसरा जो टॉपिक था वो था संधि। अगर आपने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें वर्णमाला और संधि से जो क्वेश्चन आए थे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे सेम क्वेश्चन वही थे। जो मैं आपको समझ गए होंगे कि जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम क्या करेंगे कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप देखो तो अ, जैसे मान लीजिए वर्णमाला उससे संधि रिलेटिव है, तत्सम तद्भव आपके हो गए उत्पत्ति के आधार पे जो होते हैं। तो लेकिन हम आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम अलग से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा से। किससे स्टार्ट करेंगे? संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा, क्योंकि हर एग्जाम में संज्ञा से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए संज्ञा, संज्ञा की बात करने से पहले हम 2-3 पॉइंट पे बात करेंगे और उसके बाद हम संज्ञा पे बात करेंगे। देखिए जो संज्ञा होता है, संज्ञा से पहले क्या होता है कि एक जो आपका पार्ट होता है शब्द भेद। शब्द भेद, जो आपका शब्द भेद होता है, आपको पता है कि शब्द भेद बोला जाता है, या आप बोल सकते हो शब्द शब्द विचार। तो जो शब्द विचार के आधार पे हम, जैसे उत्पत्ति के आधार पे हो गया आपका, रचना के आधार पे हो गया, विकार के आधार पे हो गया, तो शब्द भेद को हम जो बांटते हैं तो उसी में से एक जो आपका होता है वो होता है विकार के आधार पे। किसके? विकार के आधार पे। विकार के आधार पे। बाकी जो इसके पार्ट है उत्पत्ति के आधार पे या अर्थ के आधार पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन हम केवल यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे किसके आधार पे? विकार के आधार पे। विकार के आधार पे आपको पता है, विकार के आधार पे हम बांटते हैं 2 भागों में। एक होता है आपका विकारी, और सभी लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि एक होता है विकारी और दूसरा कौन सा होता है? अविकारी। एक होता है विकारी और अविकारी को आप बोल सकते हो क्या? अव्यय। देखिए जिस शब्द में या जिस शब्द में लिंग वचन कारक और काल के आधार पे अगर कोई भी परिवर्तन किया जाए, लिंग वचन कारक या काल के आधार पे कोई भी परिवर्तन किया जाए या परिवर्तन किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। और जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता उसे क्या कहा जाता है? अविकारी हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिंग वचन कारक के आधार की बात की जाती है, तो मैंने यहाँ पे बोला लड़का। लड़का, अगर देखिए हम इसके लिंग के आधार पे देखते हैं तो हम इसको बना सकते हैं लड़की। तो इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। और जिस भी शब्द में परिवर्तन हो जाता है वो आपका होता है क्या? विकारी। और जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता वह होता है क्या? अविकारी। तो जैसे मान लो मैंने लिखा इधर, तो आप इसको बदल नहीं सकते ना। तो इसको आप देखो, अव्यय का मतलब क्या होता है? अमाने व्यय माने खर्च, अमाने नहीं। जो कभी भी खर्च ना हो, यानी जैसा है वैसा ही रहे उसका रूप, तो वो आपका क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है। और जो परिवर्तन हो जाए वो क्या कहलाता है? आपका विकारी शब्द कहलाता है। तो आपको पता होगा अच्छे से कि जो विकारी शब्द होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका जो आधार होता है, इनका जो शब्द होता है वो लिंग वचन कारक आधार, लिंग वचन कारक और काल के आधार पे परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है विकारी। और अविकारी में आपके क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, जो ये वाले वर्ड आते हैं, जो शब्द आते हैं, वो आपके कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो बात किस पे करेंगे? संज्ञा पे। केवल आप यहाँ पे ये चीज समझनी है कि विकार के आधार पे 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। जो विकारी होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होता है। जो अविकारी होता है वो क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक होते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। केवल हम जो आज बात करेंगे वो किस पे करेंगे?
आपकी आज बात करेंगे केवल संज्ञा के ऊपर। देखिए संज्ञा को समझने के सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आज के बाद आपकी कोई भी संज्ञा गलत नहीं होगी, क्योंकि संज्ञा में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है जातवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। तो हम जो आपको बताएंगे एक अच्छे से बताएंगे और आप अच्छे से उम्मीद है कि समझ भी जाएंगे। आज के बाद आपकी संज्ञा गलत नहीं होगी। तो देखिए जो संज्ञा शब्द है, जो आपका संज्ञा शब्द बनता है वो बना है किससे? आपसे पूछ ले कभी कि संज्ञा में उपसर्ग क्या है, तो सम उपसर्ग है और ज्ञा यहाँ पे क्या है? धातु है। सम उपसर्ग और ज्ञा, यानी सम प्लस ज्ञा से आपका क्या बना है? संज्ञा बना है। अगर मूल भाषा की बात की जाए तो इसी में प्रत्यय जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है अड़ प्रत्यय। यानी संज्ञा में उपसर्ग क्या है? सम, प्रत्यय क्या है? अड़, और जो धातु बोली जाती है वो धातु क्या है? ज्ञा धातु होती है। तो आपको पता है कि शम का जो होता है वो होता है सम्यक, और इसी को आप बोल सकते हो क्या? समान। सम्यक या समान इसका अर्थ होता है। ज्ञा का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, या आप बोल सकते हो यहाँ पे जानना। तो इन दोनों के अर्थ के आधार पे हम देखें तो आप बोल सकते हो कि सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब बात यह सर कि सम्यक ज्ञान क्या होता है? जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, स्थान है, भाव है, कुछ भी है। अगर दुनिया में कोई भी चीज है, यदि उसका क्या है? उसका है नाम। क्या है उसका? कोई भी नाम है तो वह संज्ञा है। परिभाषा देखो, आपने बुक्स में पढ़े होंगे, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। ये चीज सभी को पता होती है और सबको पता है, ठीक है। केवल हम यहाँ पे ये समझेंगे, अगर दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, व्यक्ति, कुछ भी है, यदि उसका एक नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। आप देखो, देख सकते हो कि हर चीज का एक नाम होता है। चाहे आप किसी का नाम ले लो, या किसी स्थान का नाम ले लो, किसी वस्तु का नाम ले लो, या किसी भाव का नाम ले लो, किसी अवस्था का नाम ले लो, किसी गुण का नाम ले लो। अगर आप उसका एक नाम लेते हो, प्रॉपर उसका कोई नाम है, तो वो आपकी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। तो संज्ञा से हमें क्या समझ में आया? यहाँ पे इसकी आप परिभाषा बोल सकते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या आप बोल सकते हो भाव, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के जो बोध कराते हैं शब्द, उसी को क्या कहा जाता है? उसे संज्ञा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होगे व्यक्ति, वस्तु और स्थान, और चौथा है आपका भाव। तो जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम देख सकते हैं। तो इसी को जो बोला जाता है वो क्या कहा जाता है? दृश्य। इसे आप बोल सकते हो दृश्यवाचक, और इसे क्या बोल सकते हो? अदृश्य। भाव अदृश्य क्यों होता है? क्योंकि भाव को कभी भी देखा नहीं जाता, केवल हम उसे क्या कर सकते हैं? उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन भाव को हम देख नहीं सकते। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि अदृश्य और दृश्य। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा कैसी संज्ञा होती है। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है वो आपकी अदृश्य होती है, और बाकी जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले जो संज्ञा होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं? दृश्यवाचक होती हैं। ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए होगे पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे समझिए। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि जो कामता, अब यहाँ पे बात आती है प्रकारों की। यहाँ पे जो बात आती है कि प्रकारों की। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको परिभाषा भी समझाई थी, आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इतना पता होना चाहिए, अगर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी है, अगर कोई भी चीज़ है दुनिया में, यदि उसका कोई नाम है तो वो ये क्या है? संज्ञा है। बस इतना आपको समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिया अमित, जैसे मैंने बोला अमित, तो देखो ये अमित कोई नाम है तो क्या है? संज्ञा है। जैसे बोलो, मैंने बोला आगरा, तो क्या है? ये एक स्थान का नाम है तो क्या है? संज्ञा है। जैसे मैंने बोला सौंदर्य, जैसे बोला सौंदर्य, सौंदर्य क्या है? एक गुण है। तो यहाँ पे क्या है? सौंदर्य क्या है? गुण है। तो यहाँ पे देखिए, जो अदृश्य होता है
जो भाव होता है वो अदृश्य होता है, जो वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम होता है वो हमेशा कैसा होता है, दृश्य होता है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार या भेद। यहाँ पे आप आज देखोगे संज्ञा के, आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा कि संज्ञा कोई भी आपकी गलत होगी कभी भी। संज्ञा के प्रकार। देखिए संज्ञा के प्रकार की बात की जाती है। जब संज्ञा के प्रकार की बात की जाती है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के 5 होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो होता है आपका वो होता है कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका जो होता है वो कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका होता है कौन सा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए अगर आपसे पूछता है कि मुख्य रूप से, अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछता है कि संज्ञा के प्रकारों की बात की जाए, तो अगर आपसे पूछता है कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आपको उत्तर देना है 3 प्रकार हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। जो आपकी द्रव्यवाचक, एक आपकी कौन सी होती है, समूहवाचक। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखिए समूहवाचक कोई समुदायवाचक बोला जाता है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, समुदायवाचक ही बोल सकते हो। और इसे आप पदार्थ भी बोल सकते हो। कहीं कहीं आ जाता है कि पदार्थवाचक। तो द्रव्यवाचक कोई क्या कहा जाता है, पदार्थवाचक कहा जाता है। और समूहवाचक कोई समुदायवाचक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपसे पूछता है कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से आपके जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, अब आपसे नॉर्मली पूछता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो फिर आपको बताना है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। व्यक्ति, जाति, भाव और द्रव्य और समूहवाचक प्रकार की बात की जाए। लेकिन देखिए यूपीएसआई 2017 वाले में क्वेश्चन आया था कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। तो जो आपसे पूछा था कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो देखिए जो कामता प्रसाद गुरु हैं, कामता कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो जो कामता प्रसाद गुरु हैं इन्होंने केवल संज्ञा के 2 ही भेद माने हैं। वो कौन कौन से माने, एक तो माना है आपका पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा जो माना है वो कौन सा माना है, भाववाचक संज्ञा। ये अधिकांश करेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने संज्ञा के कितने प्रकार माने हैं, तो उन्होंने केवल 2 प्रकार माने, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक में ही आपके जो माने हैं वो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। उन्होंने क्या किया है कि पदार्थवाचक और स्वभाववाचक केवल 2 माने हैं। जो वो मानते हैं कि पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है उसी में व्यक्तिवाचक और उसी में आपकी कौन सी आ जाती है, जातिवाचक आ जाती है। तो वहां पे जो आंसर सही था वो 2 ही सही था कि कामता प्रसाद अनु के अनुसार, गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे किसकी, संज्ञा के, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सबसे पहले आप पॉइंट डालोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है
देखो मैं आपको बताता चलूंगा कि आपके क्वेश्चन गलत होते कहाँ पे हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो देखो व्यक्ति आपको यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है, परिभाषा आपको नाम से ही पता चल रही है कि व्यक्ति। आप यहाँ पे बोल संज्ञा परिभाषा बोल सकती हो वह शब्द, परिभाषा देखिए आप, वह शब्द जिसके द्वारा एक ही व्यक्ति, यानी वह संज्ञा शब्द जिसके द्वारा एक ही व्यक्ति वस्तु और स्थान, एक ही, यानी वह संज्ञा शब्द जिसके द्वारा एक ही वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम का बोध कराता है, के नाम का बोध कराता है, यानी एक ही, केवल एक की बात हो रही है। तो अब देखो यहां से आप एक पॉइंट तो आप ये समझ सकती हो कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो किसी एक ही, यानी एक ही पार्टिकुलर व्यक्ति स्थान वस्तु आदि का बोध कराता है, केवल एक का। और दूसरा पॉइंट यहां पे समझ सकती हो कि ये जो संज्ञा होगी वो सदैव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सदैव एक वचन में होगी, सदैव एक वचन में। यहां से समझिए दूसरा पॉइंट, जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो किसी एक ही व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराती है, और जो सदैव रहेगी वो किस में रहेगी, सदैव एक वचन में रहेगी, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर उसका बहुवचन आप बनाओगे तो जातिवाचक संज्ञा होगी, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी कभी भी। जैसे देखिए कि सदैव एक वचन में रहेगी, आपको क्या करना है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, और नाम आपको पता है, नाम बोलते ही समझ में आना चाहिए कि नाम का मतलब ही संज्ञा होती है, और सदैव कैसी रहेगी, एक वचन में रहेगी, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका क्या है कि इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और सदैव कैसी रहेगी, सदैव एक वचन में ही रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला सीमा, अब देखिए सीमा क्या है, एक वचन है, कैसे है, एक वचन है, किसी व्यक्ति का नाम है सीमा। जैसे मान लीजिए मैं लिखा कानपुर, जैसे मैं लिखा कानपुर, तो आपको पता है कि कानपुर क्या है, एक स्थान का नाम है। क्या आप इसका बहुवचन बना सकते हो, नहीं बना सकते। जैसे मान लो मैंने लिखा हिमालय लिख दिया, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे पर्वत बोलता तो जाति थी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पर्वत का नाम लिया है स्पेशल, ठीक है, क्या लिया है, एक पर्वत का नाम लिया है, तो जो हिमालय है वो क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने बोला गंगा, यहाँ पे क्या है, गंगा एक नदी है, गंगा क्या है, यहाँ पे एक नदी है। अब गंगा बहुत सारी तो हो नहीं सकती, केवल एक ही तो नाम, एक ही तो गंगा है। जैसे मान लीजिए मैंने यमुना बोला, किसी व्यक्ति का नाम ले दिया, या मान लीजिए किसी वस्तु का नाम ले दिया। मैंने यहाँ पे जैसे बोला, जैसे मान लीजिए LG TV, तो देखिए LG TV, ऐसे मान लीजिए उषा पंखा। अब देखिए यहां पे मैंने किसी वस्तु का नाम लिया है उषा, अगर मैं यहां पे पंखा केवल बोल देता, मान लो वस्तु का नाम ले देता पंखा, तो आपको पता है कि पंखे में कई वैरायटी आती हैं, उषा का होता है, बजाज का होता है, सेल का होता है, तो वो क्या है, वो किस में चली जाती है, आपकी जाति में। लेकिन जब मैंने बोला उषा पंखा, LG TV, मान लीजिए मोबाइल का मैं नाम लेता हूं तो सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल, तो ये सब वस्तुओं के नाम है। तो यहाँ पे केवल आपको ये पॉइंट समझना है और कुछ भी नहीं समझना, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा किसमें होती है, वो एक वचन में होती है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो कैसी होती है, सदैव एक वचन होती है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर आप उसका बहुवचन बनाओगे तो उसका बहुवचन नहीं बन सकता।
अगर उसका बहुवचन बनता है तो संज्ञा फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती उसमें। तो केवल आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझना, केवल यही चीज़ समझनी है कि किसी भी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक ही का बोध कराया जाए, यानी सिंगल कराया जाए बोध, सदैव एक वचन में हो, तो वहाँ पे आपकी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा उसमें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आप दूसरा पॉइंट जो हमारा क्या था, मैं आपको यही बता दूंगा कि आपके क्वेश्चन गलत होते कहाँ पे हैं, किस जगह पे आपको डाउट होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है सदैव एक वचन में होती है, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ से आपसे पूछे कि अदृश्य होती है कि दृश्य होती है, तो आपको पता है स्थान, वस्तु, ये हम सब देख सकते हैं, तो कैसे होगी? दृश्य हो गई, दृश्य हो गई। अब यहाँ पे देखिए निश्चित होगी या अनिश्चित होगी, एक पॉइंट आपका और आता है निश्चित और अनिश्चित। जिस भी वस्तु को हम देख सकते हैं वो निश्चित होती है, जैसे देख सकते हैं या उसे गिन सकते हैं। अगर हम उसको गिन सकते हैं तो वो निश्चित है, अगर नहीं गिन सकते तो अनिश्चित है। यही पॉइंट आपको समझना है। तो दूसरा जो आपका पॉइंट रहेगा वो हम देखेंगे किसका? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखिए अभी मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको एक साथ पांचों एक साथ लिखने के बाद मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हो गई, मात्र 5 मिनट में आप समझ जाओगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जो जातिवाचक संज्ञा होती है कि वह शब्द, आप बोल सकते हो कि वह संज्ञा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। वह संज्ञा शब्द जिससे क्या हो? उसकी संपूर्ण जाति, उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए वहां पे केवल एक ही व्यक्ति, एक की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? पूरी संपूर्ण जाति का बोध किया जा रहा है, यानी पूरी संपूर्ण जाति का बोध किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। जहां पे पूरी जाति का बोध किया जाए वहां पे आपकी कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा पॉइंट आप समझोगे, दूसरा पॉइंट आप समझोगे कि इसका यह संज्ञा कैसी होगी? बहुवचन में होगी, बहुवचन में, बहुवचन में होगी। या आप बोल सकते हो इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। देखिए केवल आपको 2-3 पॉइंट समझने हैं और कुछ भी नहीं समझना है। केवल आपको क्या समझना है कि एक तो संपूर्ण जाति का बोध कराएगी, और दूसरा क्या होगा कि या तो ये बहुवचन में होगी या फिर इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। या तो जो शब्द दिया होगा वो बहुवचन में ही होगा। आपको वचन तो पता ही है, एक वचन, दो बहुवचन जो होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। बहुवचन मान लड़का है, बहुवचन दिया लड़के हो गया। तो ऐसे देखिए या तो उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराएगा या फिर करा क्या होगा कि बहुवचन में होगी। किसमें होगी? बहुवचन में होगी। और इसका तीसरा पॉइंट आप समझ सकते हो कि यह जो होगी वो अनिश्चित होगी, अनिश्चित होगी, क्योंकि इसको हम पूरी जाति को गिन तो सकते नहीं हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगी। केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो पूरी या तो जाति का बोध हो, क्या हो? संपूर्ण जाति का बोध हो। देखो परिभाषा में आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि बुक्सों में आपको आपने पढ़ा है और सब जगह आपको परिभाषा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम केवल सरल रूप उसका देख रहे हैं कि कैसे हो सकती है। तो देखो या तो क्या होगी? बहुवचन में होगी, या फिर इसका क्या होगा? बहुवचन बनाया जा सकेगा। मान लीजिए मैंने जैसे आपसे बोला लड़का, जैसे ही मैंने आपको बोला लड़का, तो आप तुरंत समझ गए होगे कि लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़के। बहुवचन बन गया, तो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया? जो लड़का शब्द है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ना तो किसी के पार्टिकुलर किसी नाम को नहीं इंगित कर रहा है।
यहाँ किसी नाम को इंगित नहीं कर रहा है, केवल पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे मान लीजिए लड़की, यहाँ पे मैंने बोला लड़की, तो ये लड़की क्या है, पूरी जाति का इंगित कर रही है, पूरी जाति को। तो जब लड़का बोला, अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम ले देता, जैसे मान लो मैंने बोल दिया रोहन, तो अब आप समझ गए ये किसी का मैंने नाम ले दिया, किसी एक व्यक्ति के लिए नाम लिया, ठीक है। तो जब मैंने किसी एक व्यक्ति के नाम लिया तो आपकी संज्ञा कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। और जब मैंने पूरी जाति का नाम दे दिया, लड़का जाति का, तो संज्ञा कौन सी हो गई आपकी, जातिवाचक। ऐसी लड़की है तो पूरी जाति का बोध लिया तो कौन सी हो गई, लड़की हो गई। अब जैसे ये नदी, जैसे बात करूं मैं नदी शब्द की, जैसे देखो पर्वत, पर्वत। अब देखिए जैसे मान लीजिए पुस्तक, यहां पे देखो जब मैंने नदी शब्द की बात की तो आपको पता है कि जो नदी है, तो नदी क्या है, एक पूरी जाति को बोध करा रही है, किसी नदी का नाम तो हमने लिया नहीं है। यहाँ पे जब पर्वत की बात की है तो पर्वत में किसी पर्वत का नाम तो लिया नहीं है, पूरी जाति का नाम लिया है। ऐसे देखो पुस्तक, तो पुस्तक में हमने किसी पुस्तक का नाम तो लिया नहीं है। अगर मैं यहीं पे यहाँ पे आपसे बोल दूं, यहाँ पे मैंने बोल दिया यमुना, यमुना, गंगा, ऐसे यहाँ पे बोल दिया, मैंने बोल दिया हिमालय, हिमालय, अरावली। अब देखिए ऐसे मान लिया एक पुस्तक का नाम लिया मैंने, कामायनी। अब देखिए यहां पे मैंने जब नदी बोला, यहां पे आपको क्या समझना है कि जब केवल नदी की बात की तो नदी जो शब्द है पूरी जाति का बोध करा रहा है, पर्वत जो शब्द है पूरी जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक है पूरी जाति का बोध करा रहा है। जब हमने इसका पार्टिकुलर नाम ले दिया यमुना, गंगा, हिमालय, अरावली, कामायनी, तो आप समझ गए होंगे कि इन सब में जो संज्ञा बन गई वो कौन सी बन गई, व्यक्तिवाचक बन गई। इन सब में संज्ञा कौन सी बन गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो आपकी पूरी जाति का बोध करा रहा है वो आपकी संज्ञा कौन सी बन गई, जातिवाचक संज्ञा बन गई। देखिए अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बता रहा हूं जो आपको अधिकांश डाउट रहता है। देखिए जैसे मान लो फल की बात की जाती है, मान लो जानवर की बात की जाती है, जानवर, तो आपको पता है कि जो जानवर शब्द है जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो जानवरों बना देंगे आराम से, तो संज्ञा कौन सी होगी आपकी, जातिवाचक। जानवर में ही आपकी क्या आती है, गाय, गाय। तो हम यहाँ पे देखो देख सकते हैं कि गाय लिखा है तो आप गाय का बहुवचन बना सकते हो, गाय बहुवचन बन गया। लेकिन जो व्यक्तिवाचक, इसके आधार पे अगर जानवर क्या है आपका, जातिवाचक है, ये क्या है, जाति है, जातिवाचक है। यदि यहाँ पे गाय की बात की जा रही है तो गाय फिर कैसी होनी चाहिए, व्यक्तिवाचक होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम गाय का बहुवचन बनाते हैं तो गाय का बहुवचन गाय बन जाता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ना उसका बहुवचन बनेगा। तो जो बहुवचन बनता है वो आपका बनता किस में है, जातिवाचक संज्ञा में। किसमें बनता है, जातिवाचक संज्ञा में। तो आपको पता है जो गाय है तो गाय भी आपकी किस में हो जाएगी फिर, जातिवाचक, जातिवाचक। अब क्यों हो जाएगी, क्योंकि गाय बहुत सारी गायें होती हैं, गाय में भी बेटा वैरायटी होती है अलग अलग। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा देसी गाय होती है, जर्सी गाय होती है, हरियाणवी गाय होती है, ये सब क्या है, गाय हैं। तो यहाँ पे हमने किसी का नाम तो लिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ देसी गाय, देसी गाय, यहाँ मैंने बोल दिया जर्सी गाय, जर्सी गाय। अब जो ये वाले जो शब्द हैं ये आपके हो गए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। यहां पे आप समझ सकते हो, केवल आपको 3 पॉइंट से आप यहां पे समझ सकते हो। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है कि गाय, अब मान लीजिए यहां पे तोता है, तोता की बात की जाए तो तोता एक क्या है, यहां पे पक्षी है। तोता क्या है, एक पक्षी है, पक्षी का नाम है। तो आपको पक्षी का नाम है तो होना कौन सा चाहिए था, यहां पे कौन सा होना चाहिए था, व्यक्तिवाचक, क्योंकि पक्षियों के नाम में आ रहा है। लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो आपको पता है कि बहुवचन बन जाता है इसका तोते, तोते बन जाता है। तो जो बहुवचन बन जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुवचन नहीं बनता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुवचन नहीं बन सकता। तो जो तोता होगा तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा, तोता, जातिवाचक। तोता कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ऐसे देखिए आप,
देखिए फलों के जब बात की जाती है, फलों के नामों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है इसी चीज़ पे आके। कहाँ पे डाउट होता है? जैसे मान लीजिए फल है, मैंने लिखा फल, तो आपको पता है कि जो फल है, अगर यहाँ पे नाप तौल की बात की जाए, यहाँ पे नाप तौल की बात की जाए फल, तो यहाँ पे देखो, चलो हम कलर ये लेते हैं ब्लैक, फल। तो देखो फल की बात की जाए, तो अगर नाप तौल की बात की जाए तो द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वो जातिवाचक की होती है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या माना जाता है? जाति माना जाता है। लेकिन अगर फल में बात की जाए, मान लीजिए मैंने लिख दिया केला, केला, जैसे लिख दिया आम, ये भी तो एक फल है, तो इनको होना कौन सा चाहिए था? फिर व्यक्तिवाचक होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि केला का बहुवचन बन जाता है, केला का क्या बन जाता है? बहुवचन, क्या हो जाता है आपके? केले। और आपको पता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं बनता, तो जो केला है तो वो आपका कौन सा है? जाति में आएगा। ऐसे ही आम की बात की जाए तो आपको पता है कि आम भी कई प्रकार के होते हैं। आम क्या होता है? कई प्रकार के आम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा दशहरी आम, जैसे आपने देखा होगा दशहरी आम होता है आपका, है सीपिया आम होता है, और मालदा आम होता है। ये सब क्या है? इसके नाम है। तो माले मैंने लिख दिया मालदा, मालदा आम, सीपिया आम, सीपिया आम, ऐसे बोल सकते हो दशहरी आम, दशहरी आम। ये सब क्या है? आमों के नाम हैं। ये सब क्या है? इसकी आम की वैरायटी है। तो आपको पता है कि आम जो शब्द होगा फिर वो कैसा होगा? आपका जाति में आएगा। तो देखो आम, केला, ये सब आपके किस में आते हैं? आपके जातिवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। और देखिए अगर जानवरों की बात की जाती है तो आपको पता है हाथी, हाथी आप किस में रखोगे? अब जाति में कि व्यक्ति में? बताइए किस में रखा जाएगा? हाथी किस में रखा जाएगा? अगर जानवरों के हिसाब से देखा जाए तो हाथी को व्यक्तिवाचक होना चाहिए था, लेकिन जब हाथी का हम बहुवचन बनाते हैं तो आप आराम से बना सकते हो हाथियों। बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और आपको पता है कि जो व्यक्तिवाचक होती है उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखो अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि एक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये चीज़ सब आप देखोगे, तो जो अगर हाथी है तो आप आराम से उसको बना सकते हैं हाथियों, हाथियों बना सकते हो। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। तो जो बहुवचन बनता है वो किस में बनता है? जातिवाचक में। अगर उसका बहुवचन बनाया जा सके, कोई भी वर्ड है या कोई भी शब्द है, यदि उसका बहुवचन बनाया जा सके तो हमेशा संज्ञा कौन सी होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। केवल आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। क्या पॉइंट याद रखना है? कि सदैव जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन में होती है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसका बहुवचन या तो वो बहुवचन में पहले से होगी या फिर उसका बहुवचन बनाया जा सके, तो वहाँ पे आपकी कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञाएं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, तो जब हम उनका प्रयोग शब्द या पद में करते हैं, शब्द लिखते हैं तो संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है। जब उसका हम प्रयोग वाक्य में करने लगते हैं, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक बन जाती है। तो ये वाले जो आपके डाउट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन केवल हम यहाँ पे आज जो बात कर रहे हैं वो करेंगे पांचों संज्ञाओं के बारे में। तो आपकी व्यक्तिवाचक आप संज्ञा समझ गए, सदैव एक वचन में, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है, उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तीसरा आपका जो आती है, कौन सी आती है आपकी? तीसरी आती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, यहां से आप नाम से समझ में आ जाता है आपको कि जो जातिवाचक संज्ञा थी आपकी, जातिवाचक संज्ञा में ही आपकी कौन कौन सी आई थी? समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा थी वो किसके अंदर थी? जातिवाचक। तो कहीं ना कहीं द्रव्य और समूहवाचक में जातिवाचक छिपा हुआ होता है। ये चीज आप पॉइंट समझोगे कि कहीं ना कहीं समूहवाचक हो या द्रव्यवाचक हो, उसमें जातिवाचक कहीं ना कहीं छिपा रहता है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझेंगे कि जो द्रव्यवाचक क्या होता है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द से क्या हो,
ये तय किया जाए कि जिस जो शब्द दिया है उससे हम क्या कर सकते हैं, माप तोल, या आप सब करते हो नाप तोल, जिससे भी क्या किया जाए, जिसकी हम क्या कर सकें, नाप तोल कर सकें। दूसरा पॉइंट आप यहां पे देख सकते हो कि जिससे जिससे कोई वस्तु जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, बनाई जा सके, बनाई जा सके। एक तो पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कर सकते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा को नाप तोल कर सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, उसे तोल सकते हैं, केवल गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसे हम गिन नहीं सकते। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा को गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। देखो परिभाषा तो आप सबने पढ़ी है और सब बुक्स में आपको मिल भी जाती है कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। यहाँ पे केवल हम पॉइंट पर बात करेंगे कि जो नापतोल, जिसकी नापतोल की जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और जिसमें कोई भी वस्तु बनाई जा सके, वह पदार्थ, द्रव या ठोस, वह पदार्थ, द्रव या ठोस, जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते। तो आपको पता है कि जो द्रव्य होता है उसकी तीन अवस्थाएं आपको पता ही है। एक तो होती है कौन सी, द्रव्य, एक होती है आपकी क्या, ठोस, द्रव्य, ठोस और गैस। ये आपको पता है। जो आपका द्रव्य, ठोस और गैस होता है वो हमेशा किस में आपका जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएगा, क्योंकि इसको हम नाप तोल कर सकते हैं लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। ऑक्सीजन है, क्या आप गिन सकते हो? पानी है, क्या आप उसको गिन सकते हो? दूध है, क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो जिसको हम गिन नहीं सकते, द्रव्यवाचक संज्ञा। केवल आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं इसमें, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको परिभाषा रटने की जरूरत है ही नहीं, 1% भी परिभाषा रटनी नहीं है आपको बिल्कुल भी। केवल आपको क्या देखना है कि जिस भी शब्द में क्या हो, जिससे हम क्या हो, नाप तोल कर सकें, जिससे हम नाप सकें, तोल सकें। और दूसरी आप परिभाषा केवल इतना याद रखना है कि जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सके, जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सके और हम उसको गिन ना सकें। तो संज्ञा कौन सी आपकी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, तेजाब, यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपकी, ये सब क्या है, पदार्थ है, कोई गैस है, कोई पदार्थ है, कोई ठोस है। तो देखिए अब यहाँ पे जो सोना दिया है, तो आपको पता है कि सोना किस काम आता है, आभूषणों को बनाने के लिए। ठीक है, चांदी किससे बनता है, आभूषणों से। लोहा से कोई वस्तु बनाई जाती है। ऐसे देखिए पानी क्या है, यहाँ पे एक द्रव है, यहाँ पे दूध क्या है, एक द्रव है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। और तेजाब क्या है, यहाँ पे एक द्रव है। तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे क्या हो, कोई भी वस्तु बनाई जा सके। आपको पता है कि चांदी, सोना, चांदी से क्या होता है, आभूषण बनते हैं। एक देखो आपका आता है कोयला, कोयला की बात की जाए तो यहाँ पे देखो कभी कभी आपको डाउट होता है कि जो कोयला सर किस में आएगा। तो जो कोयला होता है, अगर ऐसे आपको देखोगे तो ये हमेशा द्रव्यवाचक में ही आएगा। अगर कोई कोयला शब्द केवल लिखा है तो द्रव्यवाचक में आएगा, लेकिन इसका प्रयोग अगर हम वाक्य में करेंगे कि भारत में कई प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, मान लीजिए आपसे वाक्य में प्रयोग किया, तो वहां पे जो बनेगा वो जातिवाचक में चला जाएगा। फिर किस में चला जाएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली शब्द में पूछता है तो हमेशा कौन सा होगा आपका, हमेशा जो होगा वो क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। केवल आपको दो पॉइंट इसमें याद रखने हैं, कुछ भी याद नहीं रखना है, अपने आप समझ जाओगे। आपको पता ही है द्रव्य होते हैं गैस, ठोस और द्रव्य होते हैं जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सके, जिसे गिना ना जा सके, और जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, और जिस भी वस्तु वो उसकी क्या हो सके,
उसकी नाप तोल की जा सके। क्या की जा सके? नाप तोल की जा सके, वो हमेशा कौन सी होगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, द्रव्यवाचक के बाद आपका क्या था? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी होगी आपकी? समूहवाचक संज्ञा। देखिए, जो समूहवाचक संज्ञा होती है, आप यहां से समूहवाचक को ही बोला जाता है क्या? समुदायवाचक। समुदायवाचक। देखिए, जो समूहवाचक संज्ञा होती है समुदायवाचक, यहाँ पे आप परिभाषा आपको यहाँ पे भी रटने की जरूरत नहीं है। केवल आप यहाँ पे समूह समुदाय से ही समझ गए होंगे कि वह शब्द जो पूरे समूह का बोध कराए, वह संज्ञा शब्द जो वस्तु और व्यक्ति के पूरे समूह का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है? उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी पूरे समूह का बोध कराता है, उसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पे पूरे समूह का बोध कराए। या आप इसकी परिभाषा ऐसे बोल सकती हो कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु है वो एक से अधिक हो, यानी क्या हो? अधिक हो, जो एक समूह बनाती हो, समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। तो यहाँ पे केवल आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों जातिवाचक की होती हैं, इसलिए इन दोनों में जाति छिपी हुई होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे कि इन दोनों में क्या होता है? जाति छिपी हुई होती है। जैसे मान लीजिए समूहवाचक संज्ञा है, तो मैंने बोला सभा, सभा, गिरोह, जनता, जनता, कुंज, कुंज, परिवार, परिवार, परिवार। अब देखिए, यहाँ पे जो ये शब्द लिखे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। गिरोह है तो पूरे समूह का बोध करा रहा है। जनता है तो क्या कर रहा है? एक समूह का बोध करा रहा है। परिवार है तो किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। देखिए, यहां से आप समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि समूहवाचक परिवार लिखा हुआ है कि समूहवाचक जातिवाचक, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को। देखो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की बात नहीं है कुछ भी, क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे मैं परिवार की बात कर रहा हूं, तो परिवार में आपको पता है भाई भी होंगे, बहन भी होगी, माता भी होंगे, पिता भी होंगे, दादा भी होंगे, दादी भी होंगे, सब लोग होंगे। सब लोग होंगे कि नहीं? तभी तो एक परिवार बनेगा, तभी तो एक परिवार का समूह बनेगा। यहाँ पे किसी भी, अगर मान लो अगर कोई लड़का है, तो लड़का जो हम प्रयोग कर रहे थे, लड़का या लड़की, तो वो उसकी लड़के की पूरी प्रजाति का बोध करा था, पूरी प्रजाति का बोध ही तो करा रहा था। लेकिन जो परिवार है उसमें आपको क्या है? उसमें परिवार है तो उसमें दोनों हैं, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। तो उसमें किसी एक को नाम तो लिया नहीं है, पूरे परिवार का नाम लिया है। तो जो परिवार है तो वो क्या हो गया? एक समूह हो गया। ऐसे ही सभा है तो सभा में कोई भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, नौजवान भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, आदमी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे किसी का नाम तो लिया नहीं है। अगर यहाँ पे भी मान लो मैं बोलता यहाँ पे, मैंने बोल दिया औरत या औरतें, जैसे बोला औरत। देखो, औरत समझते ही आप समझ गए होंगे कि औरत में बात की जा रही है। तो यहाँ पे अब औरत में, औरत है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति वैसा तो नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पे केवल औरत की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि औरत से आप बहुवचन भी बना सकते हो, औरतें। तो संज्ञा कौन सी होगी? फिर जातिवाचक होगी। लेकिन यहाँ पे किसी भी एक जाति का बोध न करा के, एक जाति का बोध न करा के पूरे समूह का बोध किया जाता है, उसे हमेशा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे पूरा क्या हो? समूह बन रहा हो, उसे कौन सी कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मंडल है, तो मंडल क्या होता है? मंडल एक जिनों का समूह होता है। तो कौन सी संज्ञा होगी आपकी? समूहवाचक संज्ञा हो गई। बाकी जो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। क्योंकि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं कि शब्द जब लिखा होता है तो संज्ञा दूसरी होगी, जब हम उसका प्रयोग वाक्य में करने लगते हैं तो संज्ञा चेंज हो जाती है।
तो वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। तो आप समूहवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं समझना, केवल आपको इतना समझना है कि जहाँ पे कोई भी समूह बनाया जाए तो समूहवाचक संज्ञा होती है। अगर पूरी जाति का बोध कराया, एक ही जाति का, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक आप आराम से समझ सकते हो कि नाप तोल की जाए या उसको किया जाए छू ना सके, वो क्या है, एक पदार्थ हो, गैस हो, ठोस हो, तो आपकी क्या हो गई, द्रव्यवाचक हो गई। व्यक्तिवाचक आप समझ गए होंगे कि सदैव एक वचन में होती है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जातिवाचक हमेशा बहुवचन में ही होती है, और अगर बहुवचन में नहीं है तो उसका बहुवचन बनाया जा सकता है, तो वो कौन सी होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा। लास्ट आपकी बची है, वो बची है कौन सी, भाववाचक संज्ञा। भाव भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, जो भाववाचक संज्ञा होती है, मैंने आपको बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कैसी होती है, अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, यानी मान लीजिए कि वह संज्ञा शब्द जिससे अवस्था, गुण, भाव आदि का बोध हो, यानी भाव हो, गुण हो, अवस्था हो, ठीक है, ये इन सब का जो भाव उत्पन्न होता है या भाव जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आप देखो, देख सकते हो, भाव, भाव, गुण, अवस्था, भाव, गुण, अवस्था आदि का जो बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी अवस्था का हो या किसी का गुण हो या कोई भी भाव उत्पन्न हो, तो हमेशा वहाँ पे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि जहाँ पे भाव या किसी व्यक्ति का गुण या उसकी अवस्था के बारे में बताया जाए, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम, क्योंकि ये अदृश्य होती है, तो इसे हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। केवल क्या कर सकते हैं, महसूस, केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस, अरे, महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो केवल हम इसका क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे हमेशा कौन सी संज्ञा कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ये चीज आप समझ गए होगे। देखो, केवल यहाँ पे हम उसका अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा जो बनती है वो कई प्रकार से बनती है, आपको पता है। भाववाचक संज्ञा बनती है जो कई प्रकार से बनती है, तो यहाँ पे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे केवल हम आज यहीं तक बताएंगे आपको कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रेम, प्रेम, आप बोल सकते हो घृणा, घृणा, सौंदर्य, सौंदर्य, बचपन, बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, अच्छाई, बुराई, कायरता, ये सब क्या है, एक भाव ही तो है, सब क्या है, भाव है। देखिए, देखो, बचपन हो गया आपका, बुढ़ापा हो गया, ये क्या है, एक अवस्था है। किसी आदमी के अंदर अच्छाई है, बुराई है, उसका क्या है, वो गुण है एक, मान लो। और जो भाव है, प्रेम, घृणा, ये सब क्या है, भाव है। देखो, प्रेम हो गया आपका, घृणा हो गया, ऐसे मान लीजिए आपका इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया, ये सब क्या है आपके,
ये सब क्या है आपके, एक भाव ही तो है। ये महसूस नहीं कि मतलब आप इसको देख नहीं सकते। मान लो आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, या किसी से घृणा करते हो, तो क्या उसको आप दिखा सकते हो? अब भाई हनुमान जी तो हो नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दोगे कि ये रहे हमारे अंदर रामचंद्र, ठीक है। तो ये प्रेम घृणा ये सब क्या होते हैं, केवल महसूस किए जाते हैं। आप इसको केवल महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, लेकिन दिखा नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। केवल आपको इतना समझना है कि गुण अवस्था, केवल भाव गुण और अवस्था, इन सबका जो शब्द होते हैं अगर बोध करा रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा है। तो जैसे प्रेम हो गया, इसको हो गया, मोहब्बत हो गया, आपकी चाहत हो गया, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब आप समझ गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितनी थी, 5 थी। व्यक्तिवाचक में हमेशा एक वचन रहेगा, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, वो क्या होती है, सदैव बहुवचन में होगी और उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस, गैस और द्रव्य में होती है, ठीक है। जो एक पदार्थ होता है जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके। जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो आपके समूह में होती है, और जो भाववाचक होती है वो किस में होती है आपकी, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से नफरत करते हो, नफरत कर सकते हो, क्या उसको आप खोल के दिखाओगे, केवल महसूस ही तो कर सकते हो। आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या आप उसको खोल के दिखा सकते हो छाती फाड़ के कि हम प्रेम करते हैं? देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ गई, इश्क, प्रेम, इश्क, मोहब्बत और चाहत। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रेम का पहला, अच्छे से सुनना सभी लोग, प्रेम का पहला, इश्क का दूसरा, देखिए प्रेम का पहला, इश्क का दूसरा और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। फिर से सुनिए, प्रेम का पहला और इश्क का दूसरा और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। हम तो आपको चाहते हैं, क्योंकि चाहत का हर एक अक्षर पूरा होता है। समझ गए होगे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो संज्ञा में जो भी डाउट है, जो भी डाउट होगा मैं आपको कल क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक, जब हम शब्द लिखते हैं तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जब हम कोई शब्द लिखे हैं तो व्यक्तिवाचक है, अगर उसका हम प्रयोग वाक्य में करने लगते हैं तो जातिवाचक बन जाता है। जैसे भाववाचक जो संज्ञा है वो किस किस से बनती हैं, तो ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं। और अब आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, टोटल आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को राधे राधे, बाय बाय।